हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम करेंगे प्रश्नोत्तर पूरक पाठ्य पुस्तक कक्षा 8 भारत की खोज पाठ 3, जिसमें हम करेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता के प्रश्नोत्तर। दोस्तों, प्रश्न अभ्यास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कक्षा 8 से संबंधित अन्य पाठ भी हमने हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रखे हैं। आप उन्हें हमारे यूट्यूब की वीडियोस में जाकर के देख सकते हैं। तो देखते हैं इसके पहले प्रश्न को। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक फैली थी और यह सभ्यता कितनी प्राचीन है? यह हमें किन किन चीज़ों की जानकारी देती है? उत्तर: सिंधु घाटी की सभ्यता गंगा नदी तक फैली थी और यह सभ्यता 6-7 हज़ार वर्ष पुरानी है। यह हमें मोहनजोदड़ो व हड़प्पा के माध्यम से उस समय के लोगों के रहन सहन, लोक प्रचलित रीति रिवाजों, दस्तकारी व पोशाकों आदि चीज़ों की जानकारी देती है। प्रश्न 2, सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष कहाँ कहाँ प्राप्त हुए हैं? उत्तर: सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष सिंधु में मोहनजोदड़ो और पश्चिम पंजाब में हड़प्पा में मिले हैं। ये दोनों जगह वर्तमान पाकिस्तान में हैं। भारत के गुजरात और हरियाणा राज्य में भी सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मिले हैं। प्रश्न 3, सिंधु घाटी सभ्यता की क्या विशेषताएं थी? इसका व्यापार कहाँ तक फैला था? उत्तर: सिंधु घाटी की सभ्यता अपने आप में पूर्ण रूप से विकसित और नगरीय सभ्यता थी। यह सभ्यता धर्मनिरपेक्ष थी। धार्मिक तत्व होने पर भी किसी विशेष धर्म को अहमियत नहीं दी गई। इसका व्यापार फारस, मेसोपोटामिया और मिस्र के साथ था। आर्यों का आना। प्रश्न 4, आर्य कौन थे? उनका मुख्य व्यवसाय क्या था? उत्तर: कुछ विद्वान आर्यों को व्यावहारिक रूप में भारत की संतान मानते हैं। कुछ विद्वान आर्यों को मध्य एशिया के निवासी मानते हैं और माना जाता है कि आर्यों का प्रवेश सिंधु घाटी युग के लगभग 1000 वर्ष बाद हुआ। आर्यों का मुख्य व्यवसाय खेती का कार्य करना था। सिंधु घाटी सभ्यता का अंत कैसे हुआ? उत्तर: सिंधु घाटी सभ्यता के अंत होने के कारणों में सूखा पड़ना, बाढ़ आना और मौसम के परिवर्तनों को माना गया है। प्राचीनतम अभिलेख, धर्म ग्रंथ और पुराण। प्रश्न 6, मैक्स मूलर ने वेदों के बारे में क्या कहा है? उत्तर: जर्मन इतिहासकार मैक्स मूलर ने वेदों के लिए कहा है कि वेद आर्य मानव के द्वारा कहा गया पहला शब्द है। वेद। प्रश्न 7, भारत की सबसे प्राचीन पुस्तकें कौन सी हैं? उत्तर: भारत की सबसे प्राचीन पुस्तकें वेद हैं। इनकी संख्या 4 है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। इनमें ऋग्वेद को सबसे पुराना वेद माना जाता है। प्रश्न 8, वेद शब्द से आप क्या समझते हैं? उत्तर: वेद शब्द संस्कृत की विद धातु से बना है, जिसका अर्थ है जानना, अर्थात ज्ञान को एकत्र करना। प्रश्न 9, ऋग्वेद की क्या विशेषता है? उत्तर: ऋग्वेद काव्य शैली में लिखा गया है, जिसमें प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन है। भारतीय संस्कृति की निरंतरता। प्रश्न 10, भारत में जाति व्यवस्था क्यों प्रारंभ की गई थी? इसका समाज में क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर: भारत में जाति व्यवस्था उस समय की सामाजिक व्यवस्था को मजबूत बनाने और उसे शक्ति और संतुलन प्रदान करने के लिए आरंभ की गई थी। उत्तर वैदिक काल के बाद समाज में इस प्रथा ने गलत स्वरूप धारण कर लिया, जिससे समाज का विकास होने के बजाय यह वर्गों में विभाजित हो गई। उपनिषद। उपनिषदों का समय क्या माना गया है? इनको लिखने का क्या उद्देश्य था और इसकी प्रार्थना में क्या कामना की गई है? उत्तर: उपनिषदों का समय 800 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। इनको लिखने का उद्देश्य था आत्मा परमात्मा के ज्ञान से लोगों को परिचित कराना। उपनिषदों में ईश्वर से असत्य से सत्य की ओर,
अज्ञान से ज्ञान की ओर और अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने की प्रार्थना की गई है। व्यक्तिवादी दर्शन के लाभ और हानियां। प्रश्न 12, आर्य किस पद्धति में विश्वास करते थे, इसका क्या परिणाम हुआ? उत्तर, आर्य व्यक्तिवाद की पद्धति में विश्वास करते थे, अर्थात कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से जीवन व्यतीत कर सकता है। इसका यह परिणाम निकला कि लोग आत्म केंद्रित हो गए, उन्हें सामाजिक पक्ष की कोई चिंता न रही। भौतिकवाद। प्रश्न 13, भौतिकवाद किसे कहते हैं? जिस मत के लोग संसार को वास्तविक और सत्य मानते हैं उसे भौतिकवाद कहते हैं। प्रश्न 14, भारत का प्राचीन साहित्य कैसे लिखा गया? उत्तर, भारत का प्राचीन साहित्य भोजपत्र और ताड़ के पत्तों पर लिखा गया। प्रश्न 15, कौटिल्य ने कौन सी पुस्तक लिखी, इसमें किसका वर्णन मिलता है? उत्तर, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र नाम से पुस्तक लिखी। यह पुस्तक ईसा पूर्व की 4वीं शताब्दी में लिखी गई। इसमें उस समय की राजनीतिक आर्थिक व्यवस्था के बारे में वर्णन मिलता है। महाकाव्य, इतिहास, परंपरा और मिथक। उत्तर, प्रश्न 16, महाकाव्य कौन कौन से हैं, इनकी क्या विशेषता है? उत्तर, रामायण और महाभारत महाकाव्य ग्रंथ है। इन ग्रंथों में आर्यों के आरंभ के समय की कहानियां हैं। इन महाकाव्यों में असत्य पर सत्य की, अन्याय पर न्याय की विजय को दिखाया गया है। प्रश्न 17, राजतरंगिणी किसने लिखी? उत्तर, राजतरंगिणी कल्हण ने लिखी। इसमें कश्मीर के बारे में जानकारी मिलती है। यह ग्रंथ 12वीं शताब्दी में लिखा गया है। प्रश्न 18, भारतीय इतिहास की तिथियां निश्चित क्यों नहीं हैं? इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? उत्तर, भारतीय इतिहास से संबंधित ग्रंथों को विदेशी आक्रमणकारियों ने नष्ट कर दिए, जिसके कारण भारतीय इतिहास की तिथियां निश्चित नहीं हैं। तिथियों की जानकारी के लिए समकालीन अभिलेखों, शिलालेखों, इमारतों, सिक्कों इत्यादि का अध्ययन करना पड़ता है। महाभारत। भारत का प्राचीन नाम क्या था? उत्तर, भारत का प्राचीन नाम आर्यव्रत था, जिसका अर्थ है आर्यों का देश। प्रश्न 20, दिल्ली का प्राचीन नाम क्या था? उत्तर, दिल्ली का प्राचीन नाम इंद्रप्रस्थ था। प्रश्न 21, महाभारत की शिक्षाएं कौन कौन सी हैं? उत्तर, महाभारत की शिक्षाएं निम्न हैं। दूसरों के साथ ऐसा आचरण नहीं करो जो तुम्हें खुद अपने लिए स्वीकार न हो। जो बात लोकहित में नहीं है या जिसे करते हुए तुम्हें शर्म आए, उसे कभी नहीं करना चाहिए। सच्चे आनंद के लिए दुख भोगना आवश्यक है। असंतोष प्रगति का प्रेरक है। भगवद गीता। भगवद गीता में कितने श्लोक हैं? यह किसका अंश है? भगवद गीता में 700 श्लोक हैं। यह महाभारत का ही अंश है। इसमें कृष्ण अर्जुन को कर्म, ज्ञान और भक्ति का उपदेश देते हैं। प्रश्न 23, गीता की व्याख्या किन किन नेताओं ने की है? उत्तर, गीता की व्याख्या असंख्य लोगों ने की है, जिसमें महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष शामिल हैं। प्राचीन भारत में जीवन और कर्म। प्रश्न 24, भारत में समुद्री यातायात कहाँ कहाँ तक फैला था? उत्तर, व्यापारी अधिकतर समुद्री मार्ग से व्यापार करते थे। समुद्री यात्री उत्तर में गांधार और मध्य एशिया तक व फारस की खाड़ी तक समुद्री जहाज से जाते थे। नदियों के मार्ग से यातायात पूर्णतः विकसित था। भारत की प्राचीन लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि का विकास कैसे हुआ? उत्तर, भारत की प्राचीन लिपि ब्राह्मी लिपि है। देवनागरी लिपि
का विकास ब्राह्मी लिपि से माना जाता है। प्रश्न 26, पाणिनि ने कौन सी पुस्तक की रचना की? इसमें क्या जानकारी मिलती है? उत्तर, पाणिनि ने संस्कृत भाषा में व्याकरण की रचना की। यह संस्कृत व्याकरण की पहली पुस्तक है। इसमें पाणिनि ने यूनानी लिपि का उल्लेख किया है। इससे संकेत मिलता है कि पूर्व दिशा में सिकंदर के आने से बहुत पहले भारत और यूनान के बीच किसी न किसी तरह का संपर्क जरूर था। प्रश्न 27, औषध विज्ञान के जनक कौन है? उत्तर, औषध विज्ञान के जनक धन्वंतरी हैं। प्रश्न 28, औषध विज्ञान व शल्य चिकित्सा पर किसने पुस्तकें लिखी हैं? उत्तर, औषध विज्ञान पर चरक की व शल्य चिकित्सा पर सुश्रुत ने पुस्तकें लिखी हैं। चरक की पुस्तकों में किसका वर्णन किया गया है? उत्तर, चरक की पुस्तकों में शल्य चिकित्सा, प्रसूति विज्ञान, स्नान, सफाई, बच्चों को खिलाने और चिकित्सा के बारे में वर्णन किया गया है। प्रश्न 30, सुश्रुत की चिकित्सा विज्ञान की पुस्तकों में क्या वर्णन मिलता है? उत्तर, सुश्रुत ने अपनी चिकित्सा विज्ञान की पुस्तकों में शल्य क्रिया के औजारों के वर्णन के साथ साथ बच्चों को जन्म देना, अंगों को काटना और ऑपरेशन की विधियों का वर्णन किया गया है। प्रश्न 31, शिक्षा के क्षेत्र में प्राचीन समय में भारत की क्या स्थिति थी? उत्तर, प्राचीन समय में विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने के लिए वनों में एकत्रित होते थे। विद्यार्थी सैनिक प्रशिक्षण के साथ साथ तरह तरह के विषयों का अध्ययन करते थे। बनारस संस्कृत शिक्षा का मुख्य केंद्र था। उच्च शिक्षा के लिए तक्षशिला विश्वविद्यालय था, जो विशेष रूप से विज्ञान, चिकित्सा शास्त्र और विभिन्न कलाओं के लिए मशहूर था। महावीर और बुद्ध वर्ण व्यवस्था। प्रश्न, जैन और बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे और ये धर्म किस धर्म के अंग थे? उत्तर, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी और बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध थे। यह दोनों धर्म हिंदू धर्म से ही निकले थे। प्रश्न 33, बौद्ध धर्म में वैशाख पूर्णिमा का क्या महत्व है? उत्तर, बौद्ध धर्म में वैशाख पूर्णिमा का बहुत महत्व है, क्योंकि इसी दिन महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ, ज्ञान की प्राप्ति और निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। बुद्ध की शिक्षा। महात्मा बुद्ध की किन्हीं दो शिक्षाओं को लिखिए। पहला, इस संसार में घृणा का अंत घृणा से नहीं होता, घृणा का अंत प्रेम से होता है। मनुष्य को क्रोध पर दया से और बुराई पर भलाई से काबू करना चाहिए। बुद्ध कथा। प्रश्न 35, बुद्ध कथा से हमें क्या संदेश मिलता है? उत्तर, बुद्ध कथा से हमें यह संदेश मिलता है कि हमें किसी भी परेशानी के संघर्षों से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उसका मुकाबला करना चाहिए। चंद्रगुप्त और चाणक्य। मौर्य साम्राज्य की स्थापना। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने और कैसे की? उत्तर, मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य और उनके मित्र और सलाहकार चाणक्य ने की। मौर्य साम्राज्य की स्थापना के लिए चंद्रगुप्त और चाणक्य ने लोगों के मन में राष्ट्रीयता की भावना जागृत कर लोगों को विदेशियों के विरुद्ध भड़काया और सेना संगठित कर यूनानियों पर आक्रमण कर उन्हें हराया। इस प्रकार उन्होंने तक्षशिला पर अधिकार कर लिया। सिकंदर की मृत्यु के 2 वर्षों में ही उसने पाटलिपुत्र तक अपना अधिकार कर लिया और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। प्रश्न 37, चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? उसने कौन सी पुस्तक लिखी? उत्तर, चाणक्य का दूसरा नाम कौटिल्य था। उसने अर्थशास्त्र नाम से प्रसिद्ध पुस्तक लिखी। इस पुस्तक में राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विषयों के बारे में बताया गया है। अशोक। अशोक भारत का शासक कब बना?
उसके समय भारत का विस्तार कहाँ तक हुआ? उत्तर, अशोक भारत का शासक 273 ईसा पूर्व में बना। उसके समय भारत का विस्तार मध्य एशिया तक हुआ। प्रश्न, कलिंग के युद्ध ने अशोक के हृदय को कैसे बदल दिया? उत्तर, कलिंग के युद्ध में भयंकर कत्लेआम हुआ। लाखों लोगों की मौत से अशोक को बहुत पछतावा हुआ। उसके बाद अशोक ने कभी भी युद्ध न करने का संकल्प लिया। प्रश्न 40, अशोक के आदेशों में अपनी प्रजा के लिए क्या कहा गया? उत्तर, अशोक के आदेशों में अपनी प्रजा के लिए कहा गया कि वह अब कभी युद्ध करके हिंसा नहीं फैलाएगा। अब यदि कोई उसके साथ बुराई करेगा तो वह उसे झेलने का प्रयास करेगा। उसकी यही आकांक्षा थी कि जीव मात्र की रक्षा हो, उनमें आत्मसंयम हो, लोगों की सेवा के लिए अस्पताल बनाए जाएं, प्रजा की सारी सुविधाओं का ध्यान रखा जाए। अशोक ने किस धर्म को अपनाया था? दूसरे धर्मों के बारे में उसकी क्या विचारधारा थी? उत्तर, अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। वह दूसरे सभी धर्मों को भी समान दृष्टि से देखता था और उन्हें पूरा आदर सम्मान देता था। H.G. वेल्स ने अशोक के बारे में क्या लिखा है? उत्तर, H.G. वेल्स ने अशोक के बारे में लिखा है कि बादशाहों की दसियों हजार नामों में जिसने इतिहास के पृष्ठ भरे हैं, अशोक का नाम अकेला सितारे की तरह चमक रहा है। वोल्गा से जापान तक आज भी उसका नाम आदर से लिया जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।